स्टूडेंट्स, अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स लेते हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से। जैसे कि p के किन मानों के लिए ये जो आपको समीकरणों का युग्म दे रखा है इसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं कि हमारे समीकरण युग्म का जो अद्वितीय हल होता है वो किस कंडीशन में होता है, हमें ध्यान है वो कंडीशन थी a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। ये a1, b1, c1, a2, b2, c2 ये आपको पहले पता होना चाहिए कि जो समीकरण है उनमें कौन a1 है, कौन b1, कौन a2, कौन b2। देखिए ये आपको दो समीकरण दे रखे हैं। हमें पता है जो x के साथ होता है वो a1, जो y के साथ होता है वो b1 और जो बच गया वो क्या बन गया c1। इसी प्रकार नीचे वाले समीकरण में x के साथ है वो a2, y के साथ b2 और फिर ये c2। अब हम क्या करेंगे, इनके अनुपातों की तुलना करेंगे। अद्वितीय हल ये कह रहा है कि इन समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। आपको बताना है p का वो कौन सा मान है जो इन समीकरण के युग्म को अद्वितीय हल कर देगा। तो आपको क्या लिखना है, a1 की जगह a1 का मान, a1 का मतलब 4, a2 का मतलब 2 बराबर नहीं है b1 का मतलब p और b2 का मतलब 2। तो यहाँ से देखिए हमें तो p का मान निकालना है, p के किन मानों के लिए इन दो समीकरणों का अद्वितीय हल होगा, यानी अद्वितीय हल हमें पहले से ही दे रखा है। तो ये कंडीशन हम लेके चलेंगे कि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। यहाँ से देखिए क्या आ गया, ये 2 की टेबल पे कैंसिल हो गया। यहाँ से आ गया आपके पास 2 इज नॉट इक्वल टू p बाय 2। यहाँ से देखिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आर पार गुणा करेंगे, 2 को 2 से गुणा करें कितना आ जाएगा 4, यानी p जो है वो 4 के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब कि 4 के अलावा p के जो भी मान होंगे उन सब के लिए इस समीकरण का अद्वितीय हल होगा, यानी p जो है वो 4 नहीं होना चाहिए बस, और चाहे कोई भी नंबर हो इन दो समीकरणों का p क्या बना देगा, अद्वितीय हल बना देगा। ठीक है बच्चों, तो आपको यही निकालना था। तो आप क्या लिखेंगे, p के किन मानों के लिए समीकरण का अद्वितीय हल होगा, तो p नॉट इक्वल टू 4, यानी p का मान जो है 4 को छोड़कर जो कुछ भी होगा वो आपको इसका अद्वितीय हल देगा। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन इसी प्रकार, k के किन मानों के लिए इस युग्म के जो ये आपको समीकरण दे रखे हैं इनके कैसे हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो इसी प्रकार जैसे यहाँ पर हमने अनुपातों की जो तुलना जो है ध्यान करी थी कि अद्वितीय में क्या होती है, उसी प्रकार अनेक में क्या होती है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। इसी प्रकार अनेक हल होंगे तो क्या होते हैं, हमारे सारे के सारे जो आपके अनुपात हैं वो बराबर होंगे। तो आप ये रख देंगे यहाँ पर a1 का मान इस समीकरण में क्या होगा k, और a2 का मान 12 बराबर b1 का मान है 3 और b2 का मान है k बराबर c1 का मान है, माइनस आपको साथ लेना है, माइनस k माइनस 3 और c2 का मान है माइनस k। ये कैंसिल हो जाएगा माइनस से माइनस। आप क्या करेंगे, पहले इन दो अनुपात को ले लो, k का मान निकाल लो। इसी प्रकार फिर अगले दो अनुपातों को लेकर के फिर k का मान निकालो, क्योंकि k तो तीनों में ही है। हम क्या करेंगे, पहले दो अनुपात को लेके k का मान निकाल लेंगे, फिर नेक्स्ट दो को लेके k का मान निकाल लेंगे। जो k का मान दोनों में कॉमन आएगा वही आपका आंसर होगा। देखिए पहले दो अनुपात को अगर हम लेते हैं तो ये बनता है k बटे 12 बराबर 3 बटे k। यहाँ देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये क्या बनेगा k स्क्वायर, k को k से मल्टीप्लाई करेंगे k स्क्वायर, 12 को 3 से करेंगे 36। तो k का मान यहाँ से क्या आ जाना चाहिए, वर्गमूल 36, क्योंकि यहाँ पर ये वर्ग है, वर्ग उधर जाके वर्गमूल बनाएगा। तो k का मान क्या आ जाएगा यहाँ से, प्लस माइनस 6।
जब भी हम किसी वर्गमूल को हल करते हैं तो उसका उत्तर जो है वो प्लस माइनस में आता है, क्योंकि प्लस के 6 का वर्ग करोगे तो भी 36 और माइनस 6 का वर्ग करोगे तो भी तो 36 ही आएगा। इसका मतलब जो वर्गमूल 36 है वो पहले +6 भी हो सकता था और -6 भी हो सकता था। तो के यहाँ से 2 मान आ गए। अब नेक्स्ट 2 देखिए। नेक्स्ट 2 अनुपात आपको क्या कह रहे हैं, 3/k बराबर k - 3/k। यहाँ से देखिए क्या आ गया आपके पास, यहाँ से आप तीन को k से गुणा करें कितना आएगा, 3k बराबर, यहाँ से k को k से गुणा करें कितना आएगा, k की 2 माइनस 3k। क्या किया मैंने, k को इधर मल्टीप्लाई किया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, इसको इधर, जैसे पीछे वाले में किया था आर पार गुणा। 3k बराबर k की 2 माइनस 3k, ये जो k है ये इन दोनों से गुणा होगा, k से भी और 3 से भी। तो यहाँ से आपके पास क्या आ गया, k की 2 माइनस 6k बराबर 0। k की 2 माइनस 3k इधर है, 3k और उधर जाएगा, 3 और 3 कितने हो गए, 6k बराबर 0। यहाँ से आप k कॉमन निकाल लीजिए, k माइनस 6 बराबर 0। आपने k कॉमन निकाल लिया, k की 2 था, k बच गया। फिर यहाँ से 6 में से k कॉमन निकाला तो 6 बच गया। अब दो चीज़ों का अगर प्रोडक्ट 0 है, यानी इन दोनों की मल्टीप्लाई 0 है, इसका मतलब दोनों में से एक तो पक्का 0 है या फिर दोनों ही 0 है। तो यानी कि या तो हो सकता है k बराबर 0 या फिर हो सकता है k माइनस 6 बराबर 0। या तो k 0 के बराबर होगा या फिर k माइनस 6 0 के बराबर होगा। यहाँ से एक उत्तर आ गया, यहाँ से आपके पास k बराबर 0 और k माइनस 6 बराबर 0 आपको क्या देगा, ये k का मान 6 दे देगा। अब देखो पहले आपने दो अनुपातों से जो तुलना की थी वहाँ से k का मान आया, एक तो प्लस के 6 और एक माइनस के 6। नेक्स्ट 2 से आपके पास क्या आया, k का मान एक आया 0 और एक आया 6। तो ऐसा नंबर, ऐसा k का मान जो दोनों में कॉमन हो वो क्या है, वो है k बराबर 6। इसका मतलब हमारा आंसर कितना आ गया, k बराबर 6। यानी कि k के किन मानों के लिए समीकरण के अनेक हल होंगे, k बराबर 6 के लिए इस समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे। इसी प्रकार आपके पेपर में जो है इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। एक तो आपको समीकरण युग्म दे देंगे और बोलेंगे कि इसको हल कीजिए। आप विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि, जो भी विधि आपको दे रखी होगी, आप उसकी सहायता से उसको हल कर देंगे। अगर कोई भी विधि आपको नहीं दे रखी है, आपको सिर्फ इतना कहा गया है कि समीकरण को हल कीजिए, तो आप जो भी आपको आसान विधि लगती है, चाहे वो विलोपन हो चाहे वो प्रतिस्थापन हो, वो आप लगा सकते हैं। और इस प्रकार के क्वेश्चन जिसमें आपको पूछा गया कि p का मान k का मान निकाल लीजिए, तो उसमें आपको ये तुलना जो है वो याद रखनी होगी। देखिए स्टूडेंट्स, कई बार क्या होगा, तुम्हें जो रैखिक समीकरण युग्म जो दे रखा होगा एग्जाम में, वो डायरेक्ट नहीं दे रखा होगा। डायरेक्ट का मतलब अब तक हमने जो क्वेश्चंस किए हैं उनमें हमें x और y जो है ऊपर मिलते थे, जैसे 2x + 3y = 13, इस तरह से। लेकिन अब हमें डिनोमिनेटर में दे रखे हैं, मतलब नीचे दे रखे हैं। नीचे x और y देने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप इनका लघुत्तम लेंगे और फिर हल करेंगे। इनका लघुत्तम आपको नहीं लेना। लघुत्तम सिर्फ तभी लेना है जब नीचे आपके चर की बजाय कोई नंबर आपको दे रखे हों। अब तो यहाँ पर हमें नीचे चर दे रखे हैं, तो हम इसको कैसे हल करेंगे। इनको हल करने का जो है आपके पास तरीके तो वही हैं, प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि। लेकिन उस तक पहुंचने से पहले, वो विधियां लगाने से पहले आपको समीकरण को इस तरह से सेट करना है कि आपके चर जो है वो नीचे की बजाय ऊपर चले जाएं। और वो ऊपर कैसे जाएंगे, इसके लिए आप क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस में आप जैसे यहाँ x है, x को आप 1/x बोलेंगे, मतलब ये क्या है, 2 के साथ 1/x गुणा में है। इसी प्रकार ये 3 के साथ 1/y गुणा में है, बराबर में 13। ऐसे ही नीचे वाला जो है वो 5 के साथ 1/x गुणा में है और 4 के साथ 1/y गुणा में है।
यानी आपने देखा कि दोनों समीकरणों में एक बात कॉमन है, 1/x, 1/x, 1/y, 1/y। तो आप जो है यहाँ पर 1/x को कुछ मान लेंगे, p मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे, और 1/y को q मान लेंगे। तो मैंने यहाँ पर मान लिया कि माना 1/x बराबर p और 1/y बराबर q, ये मैंने मान लिया। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया? टू p, क्योंकि 1/x आपका क्या है? p है। तो क्वेश्चन बन गया 2p प्लस 3q बराबर 13। और नीचे वाला समीकरण 5p माइनस 4q इज इक्वल टू, ये यहाँ पर -2 था, इज इक्वल टू -2। अब हमारे समीकरण देखो उस तरह से ही बन गए हैं जैसे अब तक हमने प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि में हल किए हैं। तो आप कैसे करेंगे इसमें? अगर मैं विलोपन विधि लगाऊं तो पहले समीकरण को ये बनाना है सेम। अगर मैं p काटना चाहती हूँ तो पहले समीकरण में क्या होगा? 5 से गुणा होगा और दूसरा समीकरण 2 से गुणा होगा, क्योंकि हमें ये बिल्कुल सेम करने हैं। तो पहले समीकरण को मैं 5 से गुणा कर दूं और दूसरे समीकरण को 2 से गुणा कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा? यहाँ से 5 को 2p से गुणा करें, कितना बनेगा? 10p। 3 को 5 से करेंगे 15q बराबर, 13 को 5 से करेंगे 65, 2 से करेंगे ये 10p माइनस 8q बराबर -4। अब देखिए, क्योंकि मैंने ये काटने हैं और विलोपन विधि में अगर काटने हैं तो नंबर को सेम करना पड़ता है और उनके निशान बदलने पड़ते हैं। और उनके निशान कैसे बदलेंगे? जब मैं इनको घटाऊंगी तो ये प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस और माइनस का यहाँ प्लस, ये कैंसिल। 15q प्लस 8q ये हो गया 23q। इसी प्रकार 65 और ये 4 ये हो गया 69। आपके पास q का मान आ जाएगा बहुत ही आराम से, यहाँ पर 69 डिवाइड बाय 23, ये आ गया q का मान 3। q का मान 3 आ गया। q का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण 1 आप इसको ले लीजिए, 2p प्लस 3q बराबर 13। यहाँ पे आप अगर p का मान रखते हैं तो आपको क्या मिलेगा? q का मान, सॉरी, ये बनेगा 2p प्लस 3q, q का मान है 3 बराबर 13। ये बन गया 2p, 3 और 3 9 हो गए, यानी 13 माइनस 9, 2p बराबर 13 में से 9 गए 4, तो p का मान आ गया 4/2 यानी 2। p का मान 2 आ चुका है, q का मान 3 आ चुका है। लेकिन हमें p और q का मान थोड़ी निकालना है, हमें तो x और y का मान निकालना है। तो x क्या है आपके पास 1/p बराबर 1/x बराबर p। तो x का मान कितना आ गया? 1/p यानी 1/2, और y इसी तरह से 1/q यानी 1/3, यानी हमारा x का मान आ गया 1/2 और y का मान आ गया 1/3। इसी प्रकार आपको इस तरह के क्वेश्चंस जिनमें आपको चर जो है नीचे दे रखे हों, आपको वो हल करने हैं। यानी पहले उसको नॉर्मल समीकरण में बनाना है, उसके बाद विलोपन विधि या प्रतिस्थापन जो आपको अच्छी लगे वो विधि यहाँ पर लगानी है। यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं जो इसी पर बेस्ड हैं। आपकी बुक के ये क्वेश्चंस हैं। ये 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2, ये पहला समीकरण दे रखा है। यहाँ देखिए 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। यहाँ देखिए नीचे इधर 2x है और यहाँ है 3x। कॉमन क्या है इन दोनों में? कॉमन तो दोनों में 1/x ही है। ऐसे ही यहाँ पर 3y है, यहाँ 2y है, तो कॉमन तो दोनों में 1/y ही है। यानी आप इस क्वेश्चन में भी 1/x को p मान लेंगे और 1/y को q मान लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन किस में चेंज हो जाएगा? p/2 प्लस q/3 बराबर 2, और यहाँ से p/3 प्लस q/2 बराबर 13/6। यानी आपके समीकरण जो हैं अभी क्या बने हैं? p/2 प्लस, क्योंकि 1/x कितना है? p, और 2 तो नीचे ही था। 1/y कितना है? q, 3 तो नीचे ही था। तो यही तो बन रहा है p/2 प्लस q/3 बराबर 2। इसी प्रकार इधर देखिए
1/x कितना है p और 3 तो पहले से ही नीचे है, 1/y कितना है q और 2 तो पहले से ही नीचे है, बराबर 13/6। अभी ये दोनों समीकरण जो हैं इस रूप में नहीं आए हैं। क्यों नहीं आए हैं? क्योंकि नीचे अभी हमारे पास नंबर्स हैं, यानी इसमें अब हम लघुत्तम लेंगे और फिर इसको नॉर्मल समीकरण में लेकर आएंगे और फिर इस पर विलोपन विधि जो है लगा के या प्रतिस्थापन विधि लगा के p और q के मान निकालेंगे और p और q के मान आने के बाद उनको उल्टा कर देंगे, उनका व्युत्क्रम कर देंगे, उनका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो आपके पास किसका मान आ जाएगा? x और y का। ऐसे ही यहाँ देखिए बच्चों, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें भी आपके पास x - 1 y - 2 x - 1 y - 2, यानी कि दोनों समीकरणों में जो कॉमन चीज हो ना उसी को तो लेंगे हम, p और q उसी को मानेंगे कुछ। तो दोनों समीकरण में कॉमन क्या है? इधर कॉमन है, यहाँ देखिए क्या बना रखा है, ये 5 को किससे गुणा किया हुआ है? 1/x - 1 से। ऐसे ही यहाँ तो सिंपल यही है, कोई नंबर है ही नहीं इसके साथ। यहाँ देखिए, यहाँ 6 को गुणा किया हुआ है 1/x - 1 से, माइनस 3 को गुणा किया हुआ है 1/y - 2 से। यानी दोनों में जो कॉमन चीज होगी उसी को तो हम कुछ मानेंगे। दोनों में कॉमन क्या है? 1/x - 1 और 1/y - 2, यानी कि आप 1/x - 1 को p मान लेंगे और 1/y - 2 को q मान लेंगे। तो हमारा क्वेश्चन जो है किस में चेंज हो जाएगा? 5p 5p प्लस q बराबर 2 और नीचे वाला 6p माइनस 3q बराबर 1, यानी हमारे समीकरण जो है बहुत ही सिंपल बन चुके हैं p और q में। अब इसमें आप विलोपन विधि लगाओ या प्रतिस्थापन विधि लगाओ, इसमें p और q का मान निकाल के यहाँ रख दीजिए, उसके बाद x और y के मान आ जाएंगे। इसी प्रकार बच्चों आप जो हैं इन दोनों विधियों का प्रयोग करके क्वेश्चन चाहे किसी भी प्रकार का आए आप उनको हल कर सकते हैं। इस प्रकार आपका जो चैप्टर 3 है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ये यहाँ पर खत्म होता है। सभी बच्चे अपनी नोटबुक में ये जो क्वेश्चंस हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो नोट करेंगे, जिससे आपके पेपर में आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।